त्वरण का सूत्र निर्मित कीजिए। तो अभिकेंद्रित त्वरण, रेखीय त्वरण हमने देखा है कि रेखीय त्वरण किसे कहते हैं, है ना। रेखीय त्वरण का जो सूत्र है हमने निर्मित करके देखा है, मगर यहाँ पर बात हो रही है अभिकेंद्रीय त्वरण की। तो अभिकेंद्रीय त्वरण में क्या होता है कि भैया एक सर्कल होता है आपका, ये आपका सर्कल वर्ताकार पथ। कोई धावक है, कोई धावक है जो वर्ताकार पथ पे दौड़ रहा है, या कोई गाड़ी इस वर्ताकार पथ पे दौड़ रही है, चल रही है ना। ये इसका सेंटर है ओ, ओ इसका सेंटर है, ओ ए इसका रेडियस है, ए कोई पिंड है जो इस सर्कल पे, इस वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है, और गति करता हुआ वह बिंदु बी पे आ गया। तो उसका कितना कोणीय विस्थापन हुआ है वो हमने माना कि डेल थीटा, कोणीय विस्थापन हुआ डेल थीटा। और ये डेल थीटा डेल टी में, डेल टी समय लगा ए से बी तक जाने में, धावक या पिंड या वस्तु को ए से बी तक जाने में डेल टी समय लगा है। इसका कोणीय वेग ओमेगा है और रेखीय वेग इसका v है। रेखीय वेग इसका v है ना। तो देखिएगा भैया ए पे इसका जो रेखीय वेग था, ए पे रेखीय वेग v1 था, और बी पे बी पे इसका रेखीय वेग बी पे इसका रेखीय वेग v2 हो जाएगा। ए पे इसका रेखीय वेग ए पे इसका रेखीय वेग v1 है, ठीक है ना। अब हमें अभिकेंद्रीय त्वरण ज्ञात करना है बेटा। यहां पर यह वर्ताकार मार्ग है, इस पे रेखीय गति भी हो रही है और कोणीय गति भी हो रही है। दो प्रकार की गतियां यहां काम कर रही है। माना कि कोई कण केंद्र ओ से, माना कि कोई कण ए केंद्र ओ से आर दूरी पर वर्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति कर रहा है, और डेल टी समय में बिंदु ए से बिंदु बी पे पहुंच जाता है। इस समय में कण इस समय में कण द्वारा अल्प कोणीय विस्थापन डेल थीटा होता है। बिंदु ए पर कण का वेग, बिंदु ए पर कण का रेखीय वेग v1 और बिंदु बी पर कण का रेखीय वेग v2 है। इसलिए यहां पर v1 बराबर v2 बराबर v। अब v2 माइनस v1, जिसको हम डेल v बोलेंगे, है ना। चलो इसको v बराबर हम ले लेंगे v2 माइनस v1, ठीक है। ये हमारा हो गया डेल v, ये हमारा डेल v है, ठीक है ना। अब देखिएगा कोण बराबर क्या होता है। कोण बराबर होता है बेटा चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। कोण आपका कितना है, डेल थीटा। चाप आपका कितना है, ए से बी तक का जो दूरी आपने तय करा है वो डेल वी, इन दोनों का डेल वी अंतर, डेल वी बटे आर। त्रिज्या आपकी आर है, त्रिज्या आपकी
चाप बटे त्रिज्या। अब देखो भैया, चाप बटे त्रिज्या ये कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूं कि चाप ए से बी तक, ए से बी तक की जो दूरी है, ए से लेके बी तक की दूरी को हम मान लेते हैं, ए से बी तक की दूरी को हम क्या माने, डेल एक्स मान लो। क्या मान लो, डेल एक्स। ए से बी तक की जो दूरी है वही इतनी दूरी तय करी इसने, है ना। तो ये हो गया आपका डेल एक्स। ए बी को आपने डेल एक्स माना। त्रिज्या आपकी क्या है, आपकी त्रिज्या आर है ना। अब इसका जो दो अंश और हर में, अंश व हर में, अंश व हर में डेल टी का भाग देने पर, तो देखिएगा कैसे भाग देंगे, डेल टी, इसमें भी भाग देंगे डेल टी, वो ये हो गया आपका डेल थीटा, है ना। तो अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है। अंश व हर में डेल टी का मैंने भाग दिया। अब ये क्या है, यहां से ए बी ये दूरी है, तो दूरी बटे समय, दूरी बटे समय क्या होता है, दूरी बटे समय क्या होता है, वेग, डेल वी। फिर आर, आर भी क्या है, ये भी दूरी है, ये भी तो दूरी है एक प्रकार से, तो दूरी बटे समय ये हो गया वी, ये हो गया वी, है ना। तो डेल थीटा बराबर क्या आया, डेल थीटा बराबर आया आपका डेल वी बटे वी, डेल वी बटे वी। अब ये आपका एल एच एस है और ये आपका आर एच एस है, दोनों पक्षों में यहां लिखेंगे, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, डेल टी का भाग लगा देंगे। दोनों पक्षों में आपको डेल टी का भाग लगाना है, तो देखिएगा दोनों पक्षों में डेल टी का भाग देने पर, दोनों पक्षों में हमने क्या करा, डेल टी का भाग दिया बेटा, है ना। दोनों पक्षों में हमने डेल टी का भाग देंगे। चलो, तो ये हो जाएगा आपका डेल, यहां से हम लेते हैं, अब इसको वापिस यहीं आ जाते हैं, हटा देते हैं, डेल थीटा बटे डेल टी बराबर डेल वी बटे डेल टी डॉट वी, यहां तक आ गया बेटा, है ना। ठीक है, अब ये बताओ कि डेल थीटा बटे डेल टी, डेल थीटा बटे डेल टी क्या होता है, ये तो ओमेगा हो गया, है ना, ये तो आपका ओमेगा हो गया, ठीक है ना। और भैया ये वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये तो हो गया ए, और नीचे वी, नीचे हो गया आपका, है ना। तो ये आपका ए बराबर वी ओमेगा, ए बराबर क्या हो गया आपका, वी ओमेगा, ए बराबर वी ओमेगा। अब ए बराबर हमने निकाल लिया कि ए मतलब त्वरण, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो ये तो ए हो गया, और नीचे नीचे आ गया बी। अब तिर्य गुणा करा तो ए का एक में करेंगे तो ए, डब्ल्यू का वी में करेंगे तो वी ओमेगा। अब तो यही आप आंसर लिख दें, आप चाहे तो एक स्टेप और आगे हो जाएगी आपकी। एक स्टेप और कौन सी होती है कि भैया आपका v बराबर क्या होता है, v
v इक्वल टू, चूंकि v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है बेटा आर ओमेगा। रेखीय वेग और कोणीय वेग में हमने संबंध स्थापित करा था, तो रेखीय वेग और कोणीय वेग में हमने आपको कराया संबंध स्थापित, बताया था। तो ये बताया था v इक्वल टू आर ओमेगा था क्या उसमें, देखो तो, रेखीय वेग और कोणीय वेग, रेखीय वेग, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध स्थापित करा था हमने कि नहीं करा? तो v इक्वल टू आर ओमेगा था। अच्छा, ये नहीं आया था उसमें? अच्छा चलो, तो ये मैं आपको बता दूंगा कि v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। तो v का मान यहाँ पुट कर देंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे सिंस v इक्वल टू आर ओमेगा का मान, इसको हमने समीकरण एक दे दिया। v इक्वल टू आर ओमेगा का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखेंगे तो v यानी वेग, त्रिज्या, और ओमेगा कोणीय वेग, ये बेटा ये रेखीय वेग है, ये रेखीय वेग है और ये कोणीय वेग है, ये कोणीय वेग, ओमेगा को कोणीय वेग कहते हैं। और आर आपकी त्रिज्या है और ए आपका त्वरण है, त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण। तो ए, हाँ इसको ओमेगा, ओमेगा बोलते हैं। तो देखो इस बी की जगह, इस बी की जगह ये लिख देंगे आर ओमेगा, फिर ये पहले से ओमेगा है तो ये ओमेगा ऐसा है। तो ए बराबर क्या हो गया, आर ओमेगा, ओमेगा दो बार है, ओमेगा का स्क्वायर। यही यही अभिष्ट, यही अभिष्ट अभिकेंद्रीय, यही अभिष्ट अभिकेंद्रीय त्वरण है, यही अभिष्ट अभिकेंद्रीय त्वरण है। तो ये वाला हमें अभिकेंद्रित त्वरण का व्यंजक निकालना था, जो हमने आपको बड़ी सहजता और सरलता से बताया कि किस प्रकार से अभिकेंद्रित त्वरण निकालते हैं। कि भाई एक कण है हमारा जो बिंदु ए से बी तक पहुंच गया है, तो कितनी दूरी तय करी भैया इसने, डेल एक्स दूरी तय करी ए से बी तक की, ये चाप की लंबाई, ये चाप है, छोटा सा चाप है ए बी, ए बी इसका एक चाप है। इसकी लंबाई को हमने क्या माना बेटा, इसकी लंबाई को हमने डेल एक्स मान लिया। तो डेल एक्स बटे आर, क्योंकि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, है ना। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो डेल थीटा, है ना, डेल थीटा बराबर क्या हो गया, डेल थीटा बराबर डेल डेल थीटा बराबर डेल एक्स अपन आर, डेल एक्स अपन आर। फिर अंश और हर में हमने डेल टी का भाग दिया, तो डेल एक्स अपान डेल टी, आर अपान डेल टी। तो डेल एक्स अपान डेल टी इज अ वी और आर अपॉन टी इज अ वी। तो ऊपर वाला हो गया डेल वी और नीचे वाला हो गया वी। फिर दोनों पक्षों में हमने डेल टी का भाग लगा दिया, तो डेल थीटा बटे डेल टी, डेल वी बटे डेल टी, डेल थीटा बटे डेल टी, कोणीय विस्थापन, इसको बोलते हैं कोणीय विस्थापन की दर, कोणीय विस्थापन की दर, कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। डेल थीटा बटे डेल टी ओमेगा होता है, कोणीय विस्थापन की दर कोणीय वेग कहलाती है, और वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, और v का v। फिर त्रिय गुणा कर दिया, फिर त्रिय गुणा करके देखा कि a बराबर v ओमेगा, v बराबर होता है, v बराबर आर ओमेगा होता है। तो v की जगह आर ओमेगा लिख दिया, और ये ओमेगा पहले से था तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो गया। आ गया समझ में बेटा? एक एक बार और समझाऊं क्या? हाँ ऐसा लगे तो मेरे को बोल देना बेटा, अपन उसको डबल से समझेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा प्रश्न था, इसलिए ये मुझे बताना वो जरूरी था, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। हाँ हाँ
हाँ तो उसमें जो जो व्यंजक है ना वो सब करेंगे बेटा अपन। तो जो जो भी व्यंजक हो मुझे बता है। हाँ तो थ्योरी भी करा दूंगा ना। अपन थ्योरी भी करेंगे, व्यंजक भी करेंगे, जो भी है सब चीजें करेंगे अपन। क्योंकि मैं तो 2 दिन से तेरे को फोन लगा रहा था मगर तू फोन नहीं उठा रही, तो वहां मैंने कोई बात नहीं। चलो। जी। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, चलो। अब बेटा अगला प्रश्न है आपका, कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण, कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। ये प्रश्न है आपका। कोणीय संवेग व बल आघूर्ण में संबंध स्थापित करो। तो देखो बेटा, कोणीय संवेग है ना, कोणीय संवेग को टाउ से दर्शाया जाता है। कोणीय संवेग को टाउ से दर्शाते हैं। तो माना कि किसी गुणन अक्ष के माना कि किसी गुणन अक्ष के परितः कोई वस्तु ओमेगा कोणीय वेग से गुणन कर रही है। जैसे मान लो भाई, ये आपका ये आपका गुणन अक्ष है ना। अब इस घूर्णन अक्ष के चारों ओर, इसके चारों ओर कोई वस्तु घूम रही है। ऐसे कोई गति कर रही है इसके चारों ओर, इसके चारों ओर घूम रही है यूं वर्ताकार ऐसे। जैसे कि भाई ये आपका घूर्णन अक्ष है और इसके चारों ओर, जैसे इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं कि हमारा सूर्य है और सूर्य के चारों ओर कौन घूम रहा है? पृथ्वी घूम रहा है ना। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमता है। ये ऐसा भी ले सकते हैं हम, है ना। तो भाई क्या है कि माना कि किसी घूर्णन अक्ष के परितः कोई वस्तु ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है, तो वस्तु पर कार्यरत, ये लिखेंगे आप, लिखो, माना कोई वस्तु किसी घूर्णन अक्ष के परितः, माना कोई वस्तु किसी घूर्णन अक्ष के परितः कोण वेग ओमेगा से, कोणीय वेग ओमेगा से गुणन कर रही, अब वस्तु पर कार्यरत बल, माना वस्तु पर कार्यरत बल, माना वस्तु पर कार्यरत बल टाउ तथा इस तथा ज, इसका दी हुई अक्ष के परितः जड़त्व गुण तथा इसका दी गई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई कोणीय संवेग जे व कोणीय
त्वरण अल्फा है। तो अब देखो भैया, आपका जो बल आघूर्ण है ना, बल आघूर्ण जो आपका है, देखिएगा ध्यान से, बल आघूर्ण की हम बात कर रहे हैं। बल आघूर्ण को हमने टाउ से दर्शाना है, तो टाउ टाउ बराबर क्या होता है, आई अल्फा। बल आघूर्ण बराबर आई अल्फा, जड़त्व आघूर्ण गुणित कोणीय त्वरण, ये आई। हाँ बेटा, नहीं बेटा, बल कार्यरत बल, 2 मिनट, कार्यरत बल आघूर्ण है बेटा, ये कार्यरत बल आघूर्ण टाउ है बेटा, टाउ। हाँ, कार्यरत बल आघूर्ण टाउ तथा तथा इसका तथा दी गई अक्ष के परितः, दी गई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई है, जड़त्व आघूर्ण आई, कोणीय संवेग जे व कोणीय त्वरण अल्फा है, कोणीय त्वरण अल्फा है, कोणीय त्वरण अल्फा है। तो टाउ टाउ बराबर आई अल्फा, टाउ बराबर क्या होता है, आई अल्फा। ये समीकरण एक हो गई। और बेटा, कोणीय जो त्वरण है, कोणीय त्वरण की जो परिभाषा है, वो कोणीय त्वरण हमने किसको माना, अल्फा को, है ना। तो कोणीय त्वरण अल्फा, अल्फा बराबर क्या होता है, कोणीय त्वरण, देखो इसको हिंदी में लिखेंगे अपन, कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग बटे समय। क्योंकि त्वरण क्या होता है, त्वरण वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब कोणीय त्वरण है, तो कोणीय वेग परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहलाती है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कोणीय वेग, है ना, कोणीय वेग आपका हो जाएगा डी ओमेगा बटे डी टी, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बटे डी टी। अब अल्फा का मान समीकरण 1 में रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसलिए अल्फा का मान यहां आ जाएगा, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, आई डॉट डी ओमेगा बटे डी टी, डी ओमेगा बटे डी टी, है ना। ये हमारा इसका मान आ गया। अब यहां से हम क्या देखते हैं कि भैया आपका जो जे जे बराबर क्या होता है, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग की क्या परिभाषा है, कोणीय, देखो कोणीय संवेग की बात करेंगे बेटा हम, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग किसे कहते हैं, कोणीय संवेग, तो भैया कोणीय संवेग क्या होता है, जे, ये होता है जड़त्व आघूर्ण गुणित कोणीय वेग, क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग, कोणीय वेग। क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, जो रेखीय संवेग होता है ना, अपना आपने पढ़ा होगा रेखीय संवेग, रेखीय संवेग पढ़ा आपने। रेखीय संवेग होता है बेटा द्रव्यमान,
इंटू वेग, ये रेखीय संवेग। रेखीय संवेग की परिभाषा क्या है कि भाई द्रव्यमान इंटू वेग होता है रेखीय संवेग। अब यहाँ पे कोणीय संवेग की बात हो रही है, तो कोणीय संवेग में द्रव्यमान की जगह जड़त्व आ जाएगा, क्योंकि जड़त्व की माप ही द्रव्यमान है। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है उसका जड़त्व आघूर्ण भी ज्यादा होता है ना। तो द्रव्यमान की जगह तो आ गया जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान की जगह क्या आ गया जड़त्व आघूर्ण, और वेग की जगह आ गया कोणीय वेग, और संवेग रेखीय रेखीय वेग की जगह आ गया कोणीय संवेग। तो भैया कोणीय संवेग को हम जे से दर्शाते हैं, जे बराबर आई आई ओमेगा। हाँ बेटा, रेखीय संवेग को पी से, पी इज इक्वल टू एम वी, उसको पी से दर्शाते हैं बेटा, है ना। अब देखो हम यहां तक आगे, है ना। अब क्या है कि जे जे तो भैया कोणीय संवेग परिवर्तन की दर हमें निकालना है, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हैं, इसमें देखो आप ध्यान से, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि डी ओमेगा बटे डी टी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि डी अपॉन डी टी कर देंगे, डी अपॉन डी टी, तो ये भी हो जाएगा डी अपॉन डी टी। आई को छोड़ दिया, आई को बाहर ले लिया, आई कांस्टेंट है, जड़त्व आघूर्ण स्थिर होता है, एक नियत राशि होती है, जड़त्व आघूर्ण एक नियत राशि होती है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है, वेग में परिवर्तन हो सकता है ना। चलो अब भैया ये हो गया आपका डी जे बटे डी टी बराबर, इस पूरे का मान किसके बराबर है, तो यहां से इस पूरे का मान हमने देखा कि इसकी जगह ये रख सकते हैं, तो ये आ गया टाउ। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, इस तरीके से हमने देखा कि भैया कोणीय संवेग परिवर्तन की दर, इसलिए कोणीय संवेग परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होती है, बल आघूर्ण के बराबर होती है। यही हमें सिद्ध करना था कि कोणीय संवेग परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होती है। तो ये भी बहुत अच्छी प्रमेय थी, सॉरी बहुत अच्छा व्यंजक था, जिसे हमने आपको सिद्ध करके दिखाया। ये महत्वपूर्ण व्यंजक में गिना जाता है, ठीक है ना। चलिए अब जो अगला प्रश्न है आपका, देखिएगा कि अब बेटा सिद्ध कीजिए कि जी एम बटे आर स्क्वायर, सिद्ध कीजिए कि जी बराबर जी एम आर स्क्वायर। ये बहुत महत्वपूर्ण व्यंजक हम आपको करा रहे हैं, देखिएगा अब आप ध्यान से। प्रूफ डेट, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बटे आर स्क्वायर। ये बेटा हमें सिद्ध करना है कि जी इज इक्वल टू जी एम आर स्क्वायर होता है। यहां पर जो स्मॉल जी है वो आपका गुरुत्वीय त्वरण है। स्मॉल जी क्या है आपका, गुरुत्वीय त्वरण है। कैपिटल जी गुरुत्वीय स्थिरांक है। कैपिटल जी क्या है आपका, गुरुत्वीय स्थिरांक है। स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है, और एम पृथ्वी का द्रव्यमान है। कैपिटल एम क्या है बेटा, पृथ्वी का द्रव्यमान है, और कैपिटल आर पृथ्वी की त्रिज्या है। कैपिटल आर क्या है, पृथ्वी की
पृथ्वी की त्रिज्या है। ये आपके पास ये चीजें हैं। अब हमें ये सिद्ध करना है कि स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी डॉट एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो देखिएगा कि भाई ये हमारी पृथ्वी है ना, और इस पृथ्वी का जो हमारी अर्थ है, इसका जो मास है, मास यानी द्रव्यमान कैपिटल एम है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, इसका केंद्र है, जिसे हम ओ से दर्शाते हैं। और भैया ये इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या है, जिसे कैपिटल आर से दर्शाते हैं। और इस पृथ्वी की ये सतह है, ये क्या है, इसकी सतह, ये इसकी सतह है ना। तो इस सतह पे हम रहते हैं, और इस पे कोई पिंड है, ए ए कोई पिंड है, कोई वस्तु है, जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है। पिंड ए का द्रव्यमान स्मॉल एम है, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है। ये दो पिंड है, पिंड ए का द्रव्यमान एम स्मॉल एम, ये पृथ्वी। पिंड बी है जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, और इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी केंद्र से नापी जाती है। किन्हीं भी दो पिंडों के बीच की दूरी उनके केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होती है। तो इनके बीच की दूरी ये हो गई आर। पृथ्वी के केंद्र से किसी भी वस्तु की दूरी पृथ्वी के केंद्र से नापी जाती है कि वो पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर है। तो ये पृथ्वी के केंद्र से सतह पे है, पृथ्वी की सतह पे है, इसलिए पृथ्वी के केंद्र से आर दूरी पर है। अगर ये मान लो यहां होता, ये पिंड पृथ्वी की सतह पे ना होते हुए यहां होता, मान लो ये पिंड यहां होता, तो ये यहां से यहां तक का तो कितना हो गया, ये यहां से यहां तक का कितना है, आर। यहां से यहां तक की दूरी आर हो गई, और ये यहां से यहां तक की दूरी हो जाती एच। कितनी हो जाती, एच। तो टोटल दूरी कितनी हो जाती बेटा, ए और ओ, ए और ओ के बीच की दूरी कितनी हो जाती बेटा, बताओ। ए और ओ के बीच की टोटल दूरी कितनी हो जाती, ए से ओ तक की दूरी, आर प्लस एच हो जाती है ना बेटा, ये भी तो जुड़ेगी ना। देखो सुनो, ये वस्तु यहां पे थी और यहां से यहां पे आ गई, तो इसकी दूरी यहां से नहीं नापेंगे, इसकी दूरी तो केंद्र से नापेंगे कि केंद्र से कितनी दूरी पर है, ये केंद्र से कितनी दूरी पर है। तो ये तो केंद्र से यहां तक की दूरी तो हो गई आर, और ये हो गई एच। देखो यहां से यहां तक की दूरी हो गई आर, और यहां से की दूरी हो गई एच। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, केंद्र से कितनी दूर है, केंद्र से दूरी आर प्लस एच है। तो किसी भी वस्तु की दूरी केंद्र से नापी जाती है। अब ये वस्तु क्या है कि पृथ्वी की सतह पे ही है, यहाँ पे ही है, यहाँ है ये, तो भाई यहाँ पे है, तो इसकी दूरी हो गई आर। अब यहाँ पे जो पिंड ए है, जो पिंड हमने रखा है वो ए, उसका द्रव्यमान एम है। यहाँ पे जो पिंड है उसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, और पृथ्वी का द्रव्यमान एम है। तो उस पिंड और पृथ्वी के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, उन दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल एफ, एफ उस गुरुत्वाकर्षण बल एफ समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो दो पिंड है, ये पिंड ए है, तो पिंड ए का द्रव्यमान बोलो कितना है, एम, स्मॉल स्मॉल एम। और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना बेटा, पृथ्वी का द्रव्यमान बोलो कैपिटल एम।
और इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी r है, इनके बीच की दूरी का वर्ग। तो किन्हीं भी दो पिंडों के बीच, किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल, इनके बीच में गुणा का निशान है, इनके इनके बीच में गुणा का निशान है, लगाओ या मत लगाओ, गुणा का निशान है। तो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जिसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ कहा जाता है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ये समानुपाती का नियतांक घटेगा तो कैपिटल जी आ जाएगा, फिर स्मॉल एम, फिर कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर। ये हो गई बेटा आपकी समीकरण 1, है ना। अब भैया यहां पर जो पिंड ए है, उस पिंड पे एक बल कार्य कर रहा है, पिंड ए पे एक बल कार्य कर रहा है, उस बल का नाम है एफ। एफ का मतलब क्या बेटा? एफ का मतलब हुआ गुरुत्वाकर्षण बल। एफ मतलब कौन सा बल? एफ एफ मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। एफ का मतलब हुआ गुरुत्वाकर्षण बल, एफ। एफ जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इस पिंड पे कार्य कर रहा है। तो एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है, अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा था रेखीय गति में कि एफ बराबर क्या पढ़ा था बेटा अपन ने, बोलो तो? न्यूटन की, हाँ, न्यूटन की गति का नियम है ना, वो द्वितीय नियम, द्वितीय नियम। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, याद है तेरे को। यही बता रही ना बेटा तू? हाँ, तो एफ बराबर क्या होता है बेटा? एम ए। एम क्या है? एम पिंड का द्रव्यमान है, पिंड का द्रव्यमान है। और ए क्या है? त्वरण, है ना। मगर यहाँ पे त्वरण कौन सा काम कर रहा है? यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण की बात की जा रही है, गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण तो, मगर कौन सा? जी, यहाँ पे जी आएगा बेटा, एम जी। एफ बराबर एम जी। ये समीकरण हो गई 2। अब समीकरण 2 से एफ का मान यहां रख देंगे। अब इस एफ की जगह, इस एफ की जगह एफ का मान क्या है? ये आ जाएगा। इस एफ को हटा देंगे और इसका मान ये आ जाएगा, स्मॉल एम जी। समीकरण 2 से एफ का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दिया, है ना। अब जी बराबर कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर। और ये एम गुणा में है, तो ये वाला गुणा वाली चीज कहाँ जाती है? गुणा में है तो वो बटे, और ये एम से ये एम कट गया, सेम सेम, छोटे एम से छोटा एम कट गया, स्मॉल एम इज कैंसिल। देयरफॉर कैपिटल जी, सॉरी स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी, कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था, ये हमें सिद्ध करना था बेटा, प्रूफ दैट, ये हमें लाना था। इति सिद्धम, ये हमने आपको सिद्ध करके दिखाया कि ये भी महत्वपूर्ण व्यंजक है। तो ये महत्वपूर्ण व्यंजक भी आपको हमने बताया कि कैसे ये व्यंजक सिद्ध किया जाता है। चलो, अब बेटा हम केपलर की गति का जो तीसरा नियम है, केपलर की गति का तीसरा नियम क्या है? कि केपलर की गति का जो तीसरा नियम ये कहता है कि सूर्य के परितः ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से उस ग्रह की औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। सूर्य से
उस ग्रह की औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। यह केपलर का ग्रह की गति का तीसरा नियम है। महान वैज्ञानिक खगोल शास्त्री केपलर ने यह नियम दिया था। उन्होंने 3 नियम दिए थे, उसमें से ये तीसरा नियम उनका है कि भाई ये आपका सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, ये इसका केंद्र है, और पृथ्वी, हाँ क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है आपका कि न्यूटन के, लिखो क्वेश्चन लिखो बेटा। न्यू न्यूटन के सार्वत्रिक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से केपलर केपलर की गत, केपलर की ग्रह की गति के तीसरे नियम को स्थापित कीजिए। केपलर के तृतीय नियम का निगमन कीजिए। तो देखो ये हमारी पृथ्वी है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है ना। अब सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी मान लो, ये हमारी पृथ्वी और इसका ये केंद्र है, ये इसका केंद्र है पृथ्वी। पृथ्वी जो कि सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी जो कि सूर्य के चारों ओर घूमती है, हाँ, है ना, ये हमारी पृथ्वी होगी। अब पृथ्वी का द्रव्यमान, अब सूर्य तो पृथ्वी से बड़ा है, ये तो पृथ्वी से बड़ा है, तो सूर्य का द्रव्यमान हम कैपिटल एम मान लेते हैं, ये सूर्य का द्रव्यमान कैपिटल है। अब ये पृथ्वी सूर्य की तुलना में छोटी है तो छोटा एम, ये बड़ी है तो बड़ा एम, ये छोटी है तो छोटा एम। अब इनके बीच की जो औसत दूरी है, इनके बीच की जो औसत दूरी है वो हमने मान ली आर, उसको हमने आर मान लिया कि भाई इनके बीच की औसत दूरी क्या है, बोले आर है। ठीक है, तो इनके बीच की औसत दूरी हमने आर मान ली, ठीक है ना। तो केपलर नाम का जो वैज्ञानिक था, उन्होंने ये बताया कि भाई सूर्य के परितः चक्कर लगाने वाले ग्रह का परिक्रमण काल मतलब एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, जैसे पृथ्वी यहां से चली और यहां से चलकर वापिस यहां पे आ गई, यहां से चल के वापिस यहां पे आ गई, तो एक चक्कर पूरा हुआ। तो एक चक्कर पूरा लगने में जो समय लगता है उसको हमने कैपिटल टी से दर्शाया कि भाई पृथ्वी का सूर्य के परितः परिक्रमण काल टी है, और इनके दोनों सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी आर है। तो केपलर ने कहा कि किसी ग्रह का सूर्य के परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। ये हमें ये सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना ये हमें सिद्ध करना है। ये तीसरा नियम है केपलर की गति का, ग्रहों की गति संबंधी तीसरा नियम। ये केपलर ने कहा था कि भाई ऐसा होता है कि सूर्य के परितः ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से उस ग्रह की औसत दूरी आर के घन के समानुपाती होता है। तो परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से औसत दूरी के घन यानी 3 के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। यह हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पर हमने देखा कि भाई पृथ्वी का स्मॉल एम है, सूर्य का द्रव्यमान कैपिटल एम है, और इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी आर है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ जो कहता है, वो ये कहता है कि किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, इनके बीच में आकर्षण है, ये एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, है ना। तो भैया अब इनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के
दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हम तो ये समानुपाती का निशान हटेगा तो आ जाएगा आपका कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर समीकरण बन गई एक। अब भैया यहाँ पर बल एफ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पृथ्वी इसके चारों ओर घूम रही है, यानी कि पृथ्वी एक वृत्ताकार मार्ग पे घूमती है। पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, एक वृत्ताकार मार्ग पे घूम रही है। ये इसका एक वृत्ताकार मार्ग है, इस पे ये पृथ्वी घूम रही है। ये वृत्ताकार मार्ग पे घूम रही है पृथ्वी। तो जब पृथ्वी इसके चारों ओर परितः घूमती है तो यहाँ पर एक अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। पृथ्वी पर एक अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है जो सूर्य की ओर होता है, जो इसे सूर्य की ओर खींचता है। पृथ्वी की तरफ एक अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है जो इसे सूर्य की ओर अंदर की ओर खींचता है, जो इसे सूर्य की ओर और अंदर की ओर खींचता है। इसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? अभिकेंद्रीय बल, है ना। यहाँ लिखेंगे पृथ्वी पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल। यहाँ लिखो पृथ्वी पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल एफ बराबर क्या होगा? अभिकेंद्रीय बल एफ बराबर क्या होता है बेटा? एम वी स्क्वायर बटे एम वी स्क्वायर बटे आर। ये अभिकेंद्रीय बल का सूत्र है बेटा। अभिकेंद्र अभिकेंद्रीय बल एफ बराबर एम वी स्क्वायर बटे आर, है ना। अभिकेंद्रीय बल का हमने ये सूत्र आपके सामने लिखा, ठीक है ना। अब भैया ये मान हम कहाँ रख देंगे? एफ का मान समीकरण एक में रख दें, है ना बेटा। अब एफ का मान कहाँ रखेंगे बेटा अपन? एक में। वेरी गुड। तो यहाँ पे लिख दूं मैं इसको? सही है, सही लिखा, है ना। अब भैया यहां से, अब यहां से क्या करेंगे? यहां से हमें देखिएगा कि अब हम क्या करेंगे। यहां से देखो, आर कितनी बार है बेटा? इसको मैं दो बार लिख दूं, कोई दिक्कत बेटा? बात समझ आ गई, है ना। अब एम से एम कट गया, आर से आर कट गया। हाँ कटती है ना, है ना। गुणा में होती है तो, गुणा में होती है तो, है ना बेटा। अब ये गुणा में है इसलिए कट गया। हाँ इनके बीच में गुणा है ना इसलिए। अगर यहाँ प्लस प्लस होता तो नहीं कटता, है ना। अब अब क्या हो जाएगा भैया? बी स्क्वायर बराबर क्या? जी एम बटे, यहाँ तक लिख लिया बेटा? यहाँ तक लिख लिया आपने? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो बेटा, अब हम बात करेंगे कि वी वी बराबर क्या होता है? हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि वी मतलब रेखीय वेग, रेखीय वेग बराबर त्रिज्या कोणीय
कोणीय वेग, v बराबर आर ओमेगा। बताया था क्या थोड़ी देर पहले अपन ने करा था क्या? है ना, आई थी ना ये बात, आई थी वहां पे, है ना। अब v बराबर होता है बेटा आर ओमेगा, है ना, आर। तो v की जगह ये मान आ जाएगा, v का मान। तो v की जगह क्या रखूंगा बेटा मैं? आर ओमेगा और कोष्टक बंद। इसकी इसकी घात हो गई 2। अब अलग अलग कर लेंगे घातों को। आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर जी एम बटे आर, ठीक है ना। अब भैया यहां तक तो हम आ गए हैं, बिल्कुल आ गए। अब ओमेगा क्या होता है? ओमेगा किसे कहते हैं बेटा? ओमेगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ओमेगा होता है आपका, क्या होता है? ये देखो, बता ओमेगा बराबर, या रेखीय वेग होता है v, त्रिज्या आर, कोणीय वेग होता है ओमेगा। हाँ, है ना। और कोणीय संवेग तो बेटा जे होता है, कोणीय संवेग को जे से दर्शाते हैं, और रेखीय संवेग को पी से दर्शाते हैं। अब भैया ओमेगा, ओमेगा मतलब कोणीय, कोणीय वेग। और बराबर क्या होता है? कोणीय वेग बराबर क्या होता है बेटा? बता। कोणीय विस्थापन, विस्थापन परिवर्तन की दर, दर बोले तो समय, ये चीजें है ना। देखो, देखो बेटा, कोणीय वेग बराबर क्या? कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय, है ना। अब कोणीय विस्थापन मतलब यहां से आपने पृथ्वी ने चलना शुरू करा, यहां से चलना शुरू करा और वापिस यहां पे आ गई, कितना विस्थापन हुआ? कोणीय विस्थापन कितना हुआ? हाँ। हम्म। देखो फिर से बोल रहा हूं, यहां से पृथ्वी ने एक चक्कर, सूर्य के चारों चक्कर लगा रही पृथ्वी, तो यहां से ये चली, यहां से चल के यहाँ पे वापस आ गई, एक चक्कर पूरा हो गया, है ना। तो भाई कोणीय विस्थापन कितना हुआ? कितने डिग्री का कोण घूम गई? कितने डिग्री का कोण घूम गई? कितने डिग्री का कोण घूम गई? देखो, कोई दिक्कत नहीं, ये देखना, देखना, मैं बताऊंगा ना, देखो मैं बता रहा हूँ। देख बेटा, ये मैंने लाइन खींची, ये देखो, कहां से चला, पृथ्वी यहां से चल के यहाँ पे आ गया, 180 डिग्री, 180 घूम गया, फिर यहां से चल के वापिस यहाँ आ गया, फिर 180 घूम गया। तो टोटल कितना कोणीय विस्थापन हुआ? कोणीय विस्थापन कितना हुआ? 180 ये और 180 ये, टोटल 360। पूरा कितने, पूरे डिग्री पूर्ण कोण बन गया, पूरा कोण। तो 360 डिग्री, 360 डिग्री को क्या बोलते हैं? 2 × 180, 180 दो बार है, 180 ऊपर है और 180 नीचे है, तो 2। वो मैं लिख सकते हैं, मगर मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि 180 को, 180 को पाई बोलते हैं, 180 बराबर क्या होता है? पाई होता है। हाँ, पाई के दो मान होते हैं, पाई बराबर 22/7 भी होता है।
और पाई बराबर, जब कोण में बात करेंगे तो पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो और नीचे समय, समय को क्या बोलेंगे, टी। ये तो नीचे समय है, एक चक्कर, एक चक्कर में लगा समय टी है। ये ये टी क्या है, टी उसका परिक्रमण काल है। टी उसका परिक्रमण काल है। चलो, एक चक्कर लगाने में लिया गया समय उसका परिक्रमण काल कहलाता है। चलो, अब ये दो और 180 को पाई बोलेंगे। अब ओमेगा का मान, ये ओमेगा है ना बेटा, ये उठा के यहाँ रख देंगे। ओमेगा का मान यहाँ रखो, यहाँ रखो। तो देखो, यहाँ मैं रखता हूँ ओमेगा का। देख रहे बेटा, आर स्क्वायर ओमेगा क्या आ गया, 2 पाई बटे टी। इस पूरी का, इस पूरी की घात 2 बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम, कैपिटल जी कैपिटल एम बटे आर, है ना। अब अलग अलग कर लो। 2 की घात 2 कितना होता है बेटा, देखो, 2 की घात 2 4, फिर ये तो हो गया, 2 की घात 2 अलग अलग कर लो। अब पाई की भी घात 2 करो, पाई की घात 2। नहीं, ये जो घात है ना सबकी है, ये 2 पाई का भी है और दो दो का भी है और 2 इसकी भी घात है। ठीक, बराबर 2/8 लाइन खींचो, है ना। अब तिरछा गुणा करो बेटा, ए से। ये हो जाएगा जी कैपिटल एम स्क्वायर बराबर, बराबर में क्या है बोलो तो, 4 पाई, आर की घात 2 तो ये, और एक ही है 2, और एक 3। अब ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर, और ये गुणा वाली चीज आपकी नीचे आ जाएगी, जी एम, है ना। और ये पूरा आपका हो जाएगा, इस पूरे को हम के मान लेंगे, क्या मान लेंगे बेटा, के मान लेंगे, इस पूरे को हम मान लेंगे के। भाई के बराबर हो गया आपका 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर बटे जी एम, है ना। तो अब यहाँ से बी स्क्वायर, तो इस पूरे को हमने क्या मान लिया, इस पूरे को हमने के माना, तो इस पूरे की जगह आ जाएगा के, इसकी जगह तो आ गया के। फिर r की घात 3, r की घात 3। अब ये निशान हटेगा, ये के हटाएंगे तो समानुपाती आ जाएगा, के हटेगा तो समानुपाती का निशान। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना कि परिक्रमण काल, ग्रह ग्रह का परिक्रमण काल दोनों पिंडों दोनों पिंडों के बीच की औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों पिंडों के बीच की दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण व्यंजक है। महत्वपूर्ण व्यंजक सिद्ध करके बताया। के सरल है, आप कठिन कठिन है, कठिन आपको कठिन लगा कि सरल लगा है, सरल है। हाँ, वेरी गुड, सरल ही होना चाहिए। देखो, रोज करेंगे, रोज पढ़ेंगे तो कठिन विषय भी सरल लगता है। जब आप डेली पढ़ाई करेंगे तो आपको
कठिन विषय भी सरल लगेगा, मगर इसके लिए आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। और जिस दिन छुट्टी हो उस दिन हम दिन में पढ़ाई कर लेंगे, शाम को तो करेंगे, दिन में भी हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम पढ़ेंगे तो ज्यादा से जल्दी